अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग क्या होती है, ये नॉर्मल लो पास फ़िल्टर से और हाई पास फ़िल्टर से किस तरह डिफरेंट होती है, इसकी क्या ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग एक फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर है। ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये एक ऐसी फ़िल्टरिंग है जो कि साइमल्टेनियसली ब्राइटनेस को भी हैंडल करती है और साथ ही साथ कंट्रास्ट इन्हांसमेंट भी करती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये ब्राइटनेस की जो रेंज है उसको किस तरह कंप्रेस करती है और कंट्रास्ट को कैसे इन्हांस करती है। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जब हमें नज़र आती है तो वो कैसे नज़र आती है। एक्चुअली हमारे पास किसी भी चीज़ को देखने के लिए या किसी भी इमेज को देखने के लिए उसके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टेंस करना है। आप चाहते हैं कि एट द वेरी सेम टाइम उसकी ब्राइटनेस रेंज भी कंप्रेस हो जाए, यानी कि उसमें जो बहुत ब्राइट एरियाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइट हैं, उनको आप कंप्रेस कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप उसका जो है वो कंट्रास्ट भी इन्हांस कर लें। तो ये दोनों काम आमतौर पे जो लो पास फ़िल्टर्स होते हैं, जो हाई पास फ़िल्टर्स होते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता होगा एक जो लो पास फ़िल्टर होता है वो आमतौर पे ब्लरिंग करता है, ठीक है, वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है। और इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ जाएँ तो जो आपका हाई पास फ़िल्टर है वो आपकी इन्हांसमेंट करता है, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शार्पनिंग करता है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को इन्हांस करता है, और जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको माइनस कर देता है, जैसे कि उनके नाम ही बता रहे हैं, लो पास और हाई पास। लेकिन अब अगर हम ये दोनों काम साथ चाहते हैं कि हाई पास फ़िल्टर वाले बेनिफिट्स भी हमें मिल जाएँ, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो भी मौजूद रहे हैं उन एरियाज़ में जो डार्क थे, और ऐसे एरियाज़ जो बहुत ही ब्राइट थे अब उनकी थोड़ी सी ब्राइटनेस भी कम हो जाए। तो ये दोनों काम अगर हमने इकट्ठे करवाने हैं तो फिर हमारे पास जो एक कैंडिडेट मैदान में आता है वो होता है होमोमॉर्फिक फ़िल्टर। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसका गोल ये है कि हम साइमल्टेनियसली ब्राइटनेस को भी हैंडल करें और साथ ही साथ हम कंट्रास्ट को भी इन्हांस कर लें। अच्छा, तो अब हमें इस गोल को समझने के बाद देखना होगा कि ये करेंगे किस तरह। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस मॉडल होता है, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को देखने का तरीका, अगर हम ये कहें कि f(x,y) जो है ये एक फंक्शन है जो कि हमारी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्पेशल डोमेन में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ 2D में देखते हैं तो उसके अंदर x एक्सिस के कुछ कंपोनेंट होते हैं और y एक्सिस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो दो हिस्सों से मिलकर बनती है। एक हिस्सा उसका ये होता है कि उसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, एल्यूमिनेशन, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेसिकली जो आई है ये एल्यूमिनेशन फैक्टर है, और ये जो आर है ये रिफ्लेक्टेंस फंक्शन है। तो एल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि उस इमेज के ऊपर रोशनी कितनी पड़ रही है, और रिफ्लेक्टेंस का मतलब ये है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कितना कर रही है। इन दोनों से मिलके जो इमेज हमें नज़र आती है तो f(x,y) है। अच्छा, अब हमने इसी इमेज को बेसिकली प्रोसेस करना है इस फ़िल्टर की हेल्प से। तो हम इस इमेज को सबसे पहले तो इसका जो स्पेशल डोमेन है उस स्पेशल डोमेन से उठा के फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। आपको पता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस इमेज के ऊपर, इसके फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो साइमल्टेनियसली इस आई वाले फंक्शन पर भी अप्लाई होगा और साथ ही साथ इस आर वाले फंक्शन पर भी अप्लाई होगा। इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा और हम इस इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म कहता है कि मैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड नहीं करता, यानी कि इन मैथमेटिक्स टर्म हम इस बात को इस तरह से कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म इकट्ठा अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम ऐसा क्या करें कि हम इस पूरे के पूरे मॉडल पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लें और इस इमेज को हम स्पेशल डोमेन से उठा के फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आएँ। बाय द वे सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाना क्यों चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो ये होमोमॉर्फिक फ़िल्टर है ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर है, ये एक स्पेशल डोमेन फ़िल्टर नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है। स्पेशल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं पिक्सल्स। ये पिक्सेल्स के ऊपर काम नहीं करता, यानी अगर आप इमेज के कुछ पिक्सेल्स माइनस करना चाहते हैं तो ये वो काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकाल सकता है। तो इसलिए आपको इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाना लाजमी है, ठीक है।
अच्छा, तो अब हमने क्या हल सोचा इस मसले का, जो मसला यहाँ पैदा हुआ, हम ऐसा करते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव शक्ल को हम एडिटिव शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो कारामद चीज़ है जो हमें यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने वाली है, जो कि हमें से अक्सर को अच्छी नहीं लगती, वो है नेचुरल लॉग। तो हम इस इमेज का नेचुरल लॉग लेंगे। जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो आपको पता है कि लॉग जब मल्टीप्लिकेशन वाले दो चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है, जो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो वो नेचुरल लॉग उनको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इक्वेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गई। अब आप आराम से अपने फोरियर भाई को कहें कि आ जाओ भाई, तुम्हारा मसला हल हो गया है, अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अब मेरे पास एक एडिटिव इक्वेशन है, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो फोरियर जो है वो यहाँ पे आके जल्दी से इस एफ ऑफ एक्स को जब जेड ऑफ एक्स की शक्ल एक्स वाई की शक्ल में देखेगा तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों आई और आर जो कि अब एडिटिव भाई बन गए हैं, पहले मल्टीप्लिकेटिव भाई थे, अब उनके ऊपर भी अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि हम उन दोनों भाइयों को जो कि एडिशन की शक्ल में चले गए थे, जब हम उनके ऊपर फोरियर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि ये वाला अब फोरियर ऑफ आई बन गया है और ये वाला अब फोरियर ऑफ आर बन गया है। यानी पहले जो आई था अब वो हम इसे कह रहे हैं कि अब हमने ये फोरियर ले लिया है, क्योंकि हमने कैलकुलेट तो नहीं किया ना यहाँ, तो हम सिंपली लिख रहे हैं कि अच्छा ये टर्म जो है फोरियर ऑफ आई है और ये टर्म फोरियर ऑफ आर है, और पूरी की पूरी जो वो हमारी इमेज का मॉडल था अब हम इसे कह रहे हैं कि ये जेड है। ठीक है, क्योंकि z जो है वो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ चुका है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहाँ नीचे भी एक्सप्लेन हुआ है कि ये जो f ऑफ आई यू वी है ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ln ऑफ आई ऑफ एक्स वाई का, और इसी तरह ये जो f ऑफ r है ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ln ऑफ r ऑफ एक्स वाई की, यानी ln लिया हुआ था हमने r का, जब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये टर्म बन गई। अब हमारे जो फ़िल्टर थे जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, जो कि हम अप्लाई करना चाहते थे इस इमेज के ऊपर, और वो फ़िल्टर कह रहा था कि मैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अलावा काम ही नहीं करता, तो पहले आप मेरी मार्केट में आएँ, उसके बाद आप मुझसे कोई भी काम सरअंजाम दिलवा सकते हैं। अब फ़िल्टर जो है वो राज़ी हो गया है और फ़िल्टर जो है अब हमारे पास अवेलेबल हो गया है, तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अप्लाई दिस फ़िल्टर ऑन टू दिस इमेज। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, उस इमेज के साथ हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, और जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो जो रिजल्टेंट आया उसको हमने एस का नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि जो ये जेड है इसके अंदर बेसिकली दो हिस्से थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये आपका पहला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है फ़िल्टर से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये आपका दूसरा वाला पार्ट जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, और जो अब आपके पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसका मतलब आपके पास फ़िल्टर अप्लाई हो गया और ये आपकी फ़िल्टर्ड आउटपुट है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि वापस वहीं जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम आए थे। तो हम क्या करेंगे, वापस जाने के लिए हम सबसे पहले तो फोरियर इन्वर्स लेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमारी वापसी हो जाए स्पेशल डोमेन में। तो जब हमने फोरियर इन्वर्स अप्लाई किया इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पे, तो हमारे पास वही वाला एस ऑफ यू ही अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन से उठ के स्पेशल डोमेन में आ गया। u और v उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन के कोऑर्डिनेट्स थे, या आप कह लें फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट्स थे, और x और y उसके स्पेशल डोमेन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, और अब आपने उसको जो है वो ये आपका बेसिकली देख रहे हैं ये आपका अप्लाई हुआ है इन्वर्स ऑफ फोरियर। जब इन्वर्स अप्लाई हुआ तो आपके पास आई और आर कंपोनेंट्स अपनी असली हालतों में आ गए, जो कि आप कह सकते हैं कि स्पेशल डोमेन्स में आ गए, उनके साथ भी उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स नज़र आना शुरू हो गए या कोऑर्डिनेट्स नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, ये जो आई ऑफ डैश है ये बेसिकली आपका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद इस पूरी टर्म के ऊपर आ गया, और इसी तरह से आर डैश जो है वो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई करने से आ गया। तो अब हमने एक और काम भी किया था, हमने बेसिकली तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि हम उन दोनों भाइयों को जो कि एडिशन की शक्ल में चले गए थे, जब हम उनके ऊपर फोरियर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि ये वाला अब फोरियर ऑफ आई बन गया है और ये वाला अब फोरियर ऑफ आर बन गया है। यानी पहले जो आई था अब वो हम इसे कह रहे हैं कि अब हमने ये फोरियर ले लिया है, क्योंकि हमने कैलकुलेट तो नहीं किया ना यहाँ, हम सिंपली लिख रहे हैं कि अच्छा ये टर्म जो है फोरियर ऑफ आई है और ये टर्म फोरियर ऑफ आर है, और पूरी की पूरी जो वो हमारी इमेज का मॉडल था अब हम इसे कह रहे हैं कि ये जेड है। ठीक है,
क्योंकि Z जो है वो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ चुका है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहाँ नीचे भी एक्सप्लेन हुआ है कि ये जो f ऑफ i u v है ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ln ऑफ i ऑफ एक्स वाई का, और इसी तरह ये जो f ऑफ r है ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ln ऑफ r ऑफ एक्स वाई की, यानी ln लिया हुआ था हमने r का, जब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये टर्म बन गई। अब हमारे जो फ़िल्टर थे जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, जो कि हम अप्लाई करना चाहते थे इस इमेज के ऊपर, और वो फ़िल्टर कह रहा था कि मैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अलावा काम ही नहीं करता, तो पहले आप मेरी मार्केट में आएँ, उसके बाद आप मुझसे कोई भी काम सरअंजाम दिलवा सकते हैं। अब फ़िल्टर जो है वो राज़ी हो गया है और फ़िल्टर जो है अब हमारे पास अवेलेबल हो गया है, तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अप्लाई दिस फ़िल्टर ऑन टू दिस इमेज। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है जो कि अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। उस इमेज के साथ हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, और जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो जो रिजल्टेंट आया उसको हमने S का नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि जो ये Z है इसके अंदर बेसिकली 2 हिस्से थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये आपका पहला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है फ़िल्टर से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये आपका दूसरा वाला पार्ट जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, और जो अब आपके पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसका मतलब आपके पास फ़िल्टर अप्लाई हो गया और ये आपकी फ़िल्टर्ड आउटपुट है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि वापस वहीं जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम आए थे। तो हम क्या करेंगे, वापस जाने के लिए हम सबसे पहले तो फोरियर इन्वर्स लेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमारी वापसी हो जाए स्पेशल डोमेन में। तो जब हमने फोरियर इन्वर्स अप्लाई किया इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पे, तो हमारे पास वही वाला S ऑफ u ही अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन से उठ के स्पेशल डोमेन में आ गया। u और v उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन के कोऑर्डिनेट्स थे, या आप कह लें फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट्स थे, और x और y उसके स्पेशल डोमेन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, और अब आपने उसको जो है वो ये आपका बेसिकली देख रहे हैं, ये आपका अप्लाई हुआ है इन्वर्स ऑफ फोरियर। जब इन्वर्स अप्लाई हुआ तो आपके पास i और r कंपोनेंट्स अपनी असली हालतों में आ गए, जो कि आप कह सकते हैं कि स्पेशल डोमेन्स में आ गए। उनके साथ भी उनके x और y कंपोनेंट्स नज़र आना शुरू हो गए, या कोऑर्डिनेट्स नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, ये जो i ऑफ डैश है ये बेसिकली आपका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद इस पूरी टर्म के ऊपर आ गया, और इसी तरह से r डैश जो है वो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई करने से आ गया। तो अब हमने एक और काम भी किया था, हमने बेसिकली जो इन्हांस्ड इमेज है उसको, अगर आपको याद हो तो हमने उसको ये इन्हांस्ड इमेज जब हमारी जो है इस तरह से देखिए हमने लॉग लिया था। अब उस लॉग को भी तो वापस रिवर्स करना है ना, क्योंकि वो लॉग तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को राज़ी करने के लिए लिया था। तो जब ln का इन्वर्स होता है, यानी एंटी लॉग ऑफ नेचुरल लॉग, वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर अगर आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म थी ये अब आपके पास दोबारा से जो है वो समेशन में आ जाएगी, यानी i वाला जो यानी एलिमिनेशन वाला एलिमेंट था वो अब सम हो रहा है r वाले एलिमेंट के साथ। S के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेटिव थे, दोनों भाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये एलिमिनेशन वाला भाई और रिफ्लेक्टेंस वाला भाई दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल शुरू में हमारे पास था। तो लिहाजा हमारे पास जो इन्हांस्ड इमेज है, अब हम उसको g ऑफ एक्स वाई से कह रहे हैं, वो हमारे पास अब दोबारा अपनी उसी हालत में वापस मौजूद है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन है, वो प्रोडक्ट है एलिमिनेशन का और रिफ्लेक्टेंस का। और यहाँ पर ये एलिमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस स्पेशल डोमेन में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ है। ठीक है, तो अगर इसको कट शॉर्ट किया जाए और इसको एक ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में बताया जाए तो हमारे पास बेसिकली एक इमेज था स्पेशल डोमेन में, उसका हमने सबसे पहले नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग लेने के बाद हमने उसके ऊपर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, वहाँ से वो हमारे पास इमेज जो था यही वाला अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब वो आ गया और उसके ऊपर हमने हार्मोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग अप्लाई कर दी और हमें अपनी इन्हांस्ड इमेज रिसीव हो गई, उसके बाद हमने वापस उसका रिवर्स यानी कि इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, उसका एक्सपोनेंशियल लिया, और जो हमारे पास इन्हांस्ड इमेज आई अब वो अपनी स्पेशल डोमेन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उनको पोस्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो बेसिकली इस एग्जांपल से देखें, इसके ऊपर अब ये जो आपके पास ए है, इस साइड पे जो इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पे जो ये इमेज है इसके ऊपर होमोमॉर्फिक फ़िल्टर अप्लाई हुआ है।
अब आप देखेंगे जो ब्लैक एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इस ब्लैक एरिया का कंट्रास्ट एडजस्ट किया गया, इसीलिए आपके पास ये जो लाइंस थी इसके अंदर दरवाजे के अंदर जो लाइंस थी वो वाज़ेह हो गई हैं। साथ ही जो वाइट एरिया था इस इमेज का उसको इन्हांस किया गया है। तो ये जो दोनों काम हुए हैं ना, कि वाइट एरिया इन्हांस भी हो गया और ब्लैक एरिया का कंट्रास्ट एडजस्ट हुआ है कि उसके अंदर जो एजेस थे, अभी एजेस कैसे नज़र आ रहे हैं, एजेस बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को अलाउ करने की वजह से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा एजेस जो हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ही से नज़र आते हैं। ठीक है, जब भी आपने एजेस को शार्पन करना है तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप हाई पास फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंपल एक हाई पास फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं तो जो यहाँ पे आपके पास आपको नज़र आ रहा है ना वाइट एरिया को जो उसने इन्हांस किया, डैट वुड हैव नॉट बिन पॉसिबल। तो इसलिए अब आपके लिए जो एजेस भी शार्पन हुए हैं और साथ ही साथ आपका जो है ये वाला एरिया भी इन्हांस हुआ है। दिस वाज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग। ठीक है, तो इमेज इस प्रोसेस अब आप ये आपको इससे होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग की या होमोमॉर्फिक फ़िल्टर की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको री एम्फसाइज़ करूँ तो बेसिकली आपका जो ये होमोमॉर्फिक फ़िल्टर है ये कट आउट कर देता है लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को, यानी कि एल्यूमिनेंस फैक्टर्स को। जो आई वाला फैक्टर है वो मैंने आपको बताया था कि वो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, यानी वो बहुत स्लोली चेंज होता है, ये उसको जो है ये कट आउट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेंस फ्रिक्वेंसीज हैं उनको वो वहाँ पे रहने देता है, तो जो कि आपके हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। इनको हम क्यों हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेंस है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तब जब ये दोनों चीज़ों को चेंज करता है तो इस तरीके से कंट्रास्ट आपका इन्हांस हो जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इमेज पे काम करता है, यानी कि आपके जो डार्क एरियाज़ हैं उन पर भी और साथ ही साथ आपके जो ब्राइट एरियाज़ हैं उन पर भी काम करता है। ठीक है, फिर ये इन्हांस करता है एजेस को। ठीक है, इट इन्हांसेस द एजेस एज वेल एज इन्हांसेस द कंट्रास्ट। अगर आप एक सिंपल हाई पास फ़िल्टर यूज़ करें तो वो कभी भी आपका जो है वो इन्हांस नहीं करेगा कंट्रास्ट को, जो कि डार्क पोर्शंस में आएगा। वो हमेशा ब्राइट पोर्शंस के ऊपर जाके काम करेगा, वो डार्क पोर्शंस के ऊपर जाके कंट्रास्ट को इन्हांस नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इन्हांसेस द मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसीज़, ये मिड फ्रिक्वेंसीज़ को और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को इन्हांस करता है और ये प्रिजर्व कर लेता है, यानी कि स्टॉप कर लेता है लो फ्रिक्वेंसीज़ को। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये नॉर्मलाइज़ करता है ब्राइटनेस को अक्रॉस द इमेज, यानी इमेज के अक्रॉस जितनी भी ब्राइटनेस है उसको ये क्या करता है, उसको ये नॉर्मलाइज़ कर देता है, ब्राइटनेस को नॉर्मलाइज़ कर देता है और कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल जो है एक स्पेशल किस्म का, आप समझ लें कि ये एक स्पेशल किस्म का हाई पास फ़िल्टर है जो कि लो फ्रिक्वेंसीज़ को सप्रेस करता है, लो फ्रिक्वेंसीज़ को सप्रेस करता है। लेकिन लो फ्रिक्वेंसीज़ को सप्रेस करने के साथ साथ ये हाई फ्रिक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई भी कर देता है। और किस तरह से एम्पलीफाई करता है, लॉग इंटेंसिटी डोमेन में जाकर। लॉग, क्योंकि आपने देखा था जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी उसमें इसने लॉग लिया था, LN लिया था। ठीक है, तो ये लॉग इंटेंसिटी डोमेन में जाता है, वहाँ जाके ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को एम्पलीफाई करता है और साथ ही साथ जो है वो आपकी जो लो फ्रिक्वेंसीज थी उनको सप्रेस कर देता है और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि आपका जो होमोमॉर्फिक फ़िल्टर है ये एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का हाई पास फ़िल्टर है। तो आई होप कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, होमोमॉर्फिक फ़िल्टर की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा हुआ होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी।